नमस्कार दोस्तों, मैं विमल पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट व्यू स्टडी में। दोस्तों, ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 7वीं क्लास है। अगर आप लोगों ने पहले की क्लास ना देखी हो तो कृपया उन्हें जरूर देखें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम भारत के मैप में भारत की नदियों को एक आउटलाइन के रूप में देख चुके थे। आज हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम सिंधु नदी तंत्र को भारत के मैप में देखें तो ये भारत के उत्तर दिशा में दिखाई देता है, जहाँ पर यहाँ से सिंधु नदी दिखाई देती है, जो कि कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास से होकर के निकलती है। और ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। और कुछ नदियाँ यहाँ से आकर के सिंधु नदी में मिलती हैं और इसी क्षेत्र को सिंधु नदी का अववाहि क्षेत्र या सिंधु नदी तंत्र कहा जाता है। दोस्तों, ये सिंधु नदी है जो कि कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और आगे जाकर के इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है श्योक नदी। और श्योक नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी श्योक नदी में आकर के मिलती है और श्योक नदी सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। दोस्तों, श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी भी कहा जाता है। अगर हम कुछ और आगे चलें तो यहाँ पर एक और नदी दिखाई देती है जिसका नाम है गिलगित नदी। यह नदी आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। कुछ और दूरी तय करने पर हमारे लिए एक और नदी दिखाई देती है जिसका नाम है काबुल नदी। और काबुल नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है स्वात नदी। ये नदियां मिलकर आपस में आगे बढ़ती हैं और सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ये सिंधु नदी की दाईं सहायक नदियां हैं और ये वाली सिंधु नदी की बाईं सहायक नदियां हैं। दोस्तों, काबुल नदी के मिलने के बाद कुछ और आगे चलने पर एक नदी और दिखाई देती है जिसका नाम है तोची नदी। और तोची नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कुर्रम नदी। कुर्रम नदी आकर के तोची नदी में मिल जाती है और यह नदी आगे चल करके सिंधु नदी में मिल जाती है। कुछ और दूरी तय करने के पश्चात एक गोमल नदी आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। और गोमल नदी की कुछ दो सहायक नदियां हैं जिनका नाम है कंदर और दूसरी सहायक नदी है इसका नाम है झोब। ये दोनों नदियां गोमल नदी में मिल जाती है और ये नदी आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं सिंधु नदी की बाईं सहायक नदियों की, जिनमें हम सबसे पहले बात करते हैं झेलम नदी की, क्योंकि ये झेलम नदी है यह वेरीनाग झील से होकर के निकलती है। एक किशनगंगा नदी है जो कि झेलम नदी की सहायक नदी है और एक कहर नदी है जो कि यह भी झेलम नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, अगर एग्जाम में झेलम नदी ना आए तो फिर एक किशनगंगा सिंधु नदी की सहायक नदी कहलाएगी, अर्थात सिंधु नदी की सहायक नदियों में इसका नाम आएगा। दोस्तों, झेलम नदी आगे चल करके यहाँ पर चेनाब नदी से मिल जाती है। दोस्तों, ये चेनाब नदी है जो कि बड़ा लाचा दर्रे से होकर के निकलती है। ये चेनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के मिलने से बनती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। इसको अस्किनी के नाम से भी जाना जाता है, इसका पुराना नाम अस्किनी है। दोस्तों, यह आगे चल करके झेलम नदी इसमें मिल जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं रावी नदी की, जो कि रोहतांग दर्रे से होकर के निकलती है। वह नदी आकर के चेनाब नदी में मिल जाती है और ये नदियां आकर के आपस में मिलके आगे बढ़ती हैं। और यहाँ पर सतलज नदी इसमें आकर के मिल जाती है। दोस्तों, सतलज नदी है जो कि राकसथाल झील से होकर के निकलती है और सतलज नदी में एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है ब्यास नदी। इस ब्यास नदी को बिपाशा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और सतलज नदी आगे चल करके कुछ दूरी तय करने के पश्चात इसमें चेनाब नदी आकर के मिल जाती है और ये पांच नदियां आपस में अपना जल एकत्र करके
पंचनद बनाती हैं और कुछ दूरी तय करने के पश्चात पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। यहाँ से फिर सिंधु नदी आगे बढ़ती है और पाकिस्तान की कराची के पास अरब सागर में विलीन हो जाती है। दोस्तों, सतलज नदी को तिब्बती क्षेत्र में लांगचेन खम्बाब के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें सिंधु नदी के क्षेत्रफल की, तो सिंधु नदी का क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। और वहीं हम बात करें इसकी भारत में क्षेत्रफल की, तो भारत में सिंधु नदी का क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। और सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2,880 किलोमीटर और भारत में सिंधु नदी की लंबाई है 1,114 किलोमीटर। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के बोखरचू के निकट एक हिमनद से हुआ है। यह नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से होकर के गुजरती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं और इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर बहकर अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें सिंधु नदी जल समझौते की, तो यह जल समझौता 1960 में हुआ था। इस संधि के तहत भारत की पूर्व की 3 नदियों, जैसे कि ये पूर्व की 3 नदियां जिनमें कि सतलज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी, इन पूर्व की 3 नदियों का नियंत्रण भारत को दे दिया गया था। और इस संधि के तहत पश्चिम की 3 नदियां जिनमें कि चिनाब, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु नदी, अर्थात चिनाब, झेलम और सिंधु नदी, इन पश्चिम की 3 नदियों का नियंत्रण इस संधि के तहत पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस पूरी नदी प्रक्रम का 20% भाग ही भारत उपयोग कर सकता है। सिंधु जल समझौता संधि 1960 के तहत भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का 20% जल का उपयोग ही कर सकता है और इस जल का उपयोग भारत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के खेत में फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग करता है। अर्थात भारत इस 20% जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्य के सिंचाई के लिए करता है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, जो कि दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी है। यह तिब्बत क्षेत्र के चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से होकर के निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे से भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसमें कुछ नदियां आकर के मिलती हैं, जिसमें लोहित नदी और कुछ इस तरफ से नदियां आकर के मिलती हैं और अंत में यह नदी पद्मा से आकर के मिल जाती है। पद्मा, जो कि गंगा का नाम ही बांग्लादेश में पद्मा है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। पद्मा और जमुना जब दोनों का मिलन हो जाता है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है और ये मेघना नदी आगे चल करके सुंदर बनकर डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। दोस्तों, अब हम ब्रह्मपुत्र नदी को विस्तार से देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यह तिब्बत वाले इलाके से चेमायोंगडोंग ग्लेशियर और आंगसी ग्लेशियर से होकर के निकलती है और तिब्बत या चीन में इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। और आगे चल करके यह है नामचा बरोबर पर्वत श्रेणी के पास से यह एक कैनियन का निर्माण करती है और यांगयाप दर्रा से भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ पर एक गाज का निर्माण करती है, जो कि इस गाज का नाम है दिहांग गाज। अर्थात यहाँ पर एक गाज का निर्माण करती है जिसका नाम है दिहांग। दोस्तों, गाज अर्थात महाखंड।
और जैसे ही यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है वहाँ इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। कुछ और आगे चलने पर इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है दिबांग नदी। दोस्तों, ये दिबांग नदी है जो कि यह दिहांग नदी में आकर के मिल जाती है, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती है। कुछ और दूरी तय करने के पास इसमें एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है लोहित नदी। दोस्तों, यह लोहित नदी सदिया और पासीघाट के समीप आकर के इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और लोहित नदी पर एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। यह ब्रिज ढोला और सदिया को आपस में जोड़ता है। इस ब्रिज की लंबाई है 9.16 किलोमीटर। दोस्तों, भूपेन हजारिका ब्रिज भारत का सबसे लंबा ब्रिज है जो कि लोहित नदी पर बना हुआ है। कुछ और आगे चलने पर ब्रह्मपुत्र असम में प्रवेश करती है और जैसे ही यह असम में प्रवेश करती है उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। कुछ और दूरी तय करने के बाद असम में ही इस पर एक ब्रिज बनाया गया है और इस ब्रिज का नाम है बोगीबील ब्रिज। दोस्तों, ये बोगीबील ब्रिज है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। वह धेमाजी और डिब्रूगढ़ को आपस में जोड़ता है। थोड़ा और आगे चलने पर इसमें एक नदी आकर के मिलती है और इस नदी का नाम है बूढ़ी दिहांग। ये बूढ़ी दिहांग नदी आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके बाद में दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत ही बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस नदी द्वीप को 2016 के लगभग जिला घोषित भी कर दिया गया था और इसमें लगभग 1 लाख से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र की दाईं सहायक नदियां हैं और ये ब्रह्मपुत्र की बाईं सहायक नदियां हैं। माजुली द्वीप के बाद कुछ और दूरी चलने पर इसमें एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है सुवर्णश्री नदी। दोस्तों, सुवर्णश्री नदी को गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और यह नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कुछ और दूरी तय करने के पश्चात इसमें एक और नदी आकर के मिलती है जो कि यह लेफ्ट साइड से आकर के मिलती है। इसका नाम है धनसरी नदी। वो यह धनसरी नदी यह भी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। कुछ और दूरी तय करने के पश्चात इसमें एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है मानस नदी। और इस मानस नदी के पास ही एक अभ्यारण्य बनाया गया है जिसका नाम है मानस अभ्यारण्य। और इस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। थोड़ा और आगे चलें अगर हम, तो इसमें एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है संकोच नदी। और यह दाहिने साइड से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। और बाएं तरफ से एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है कपिली नदी। और इस कपिली नदी के पास ऐसी एक कामरूप नगर स्थित है और इसी नगर में कपिली नदी में एक मंदिर का निर्माण किया गया है जिसका नाम है कामरूप मंदिर, अर्थात कामरूप मंदिर कपिली नदी पर ही स्थित है। थोड़ा और आगे चलने पर एक और नदी इसमें आकर के मिलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। और यह तीस्ता नदी सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से होकर के निकलती है और यह ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी आगे चल कर के पद्मा नदी से मिल जाती है
दोस्तों गंगा नदी का नाम ही पद्मा है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पद्मा और जमुना आपस में चांदपुर के पास मिलती हैं और आपस में मिलकर इन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये मेघना नदी आगे चल करके सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसमें मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इसे 1954 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा तंत्र है अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी का अववाह तंत्र है। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से होता है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है तथा नामचा बरोबर पर्वत श्रेणी जिसकी ऊंचाई 7,757 मीटर है के पास पहुंचकर यह यू आकार का मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है अर्थात अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। दिबांग, लोहित, केनुला तथा दूसरी सहायक नदियां इससे आपस में मिलकर के असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती हैं अर्थात इस नदी को चीन में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है और भारी मात्रा में कटाव करती है और असम तथा बांग्लादेश में भारी हानि पहुंचाती है। यह नदी में जल एवं सृष्टि की मात्रा बढ़ जाती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि माजुली द्वीप। दोस्तों यहाँ पर हमने माजुली द्वीप देखा था जो कि यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे चलकर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और पद्मा से मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के बारे में विस्तार से जाना। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।